Welcome to the second part of the video, which is more specific to the healthcare workers. First of all, हम जानेंगे क्वारंटीन एंड आइसोलेशन के बारे में, इनमें क्या डिफरेंस है। तो क्वारंटीन हम उन पर्सन्स को करेंगे जो कि सस्पेक्टेड हैं, जिनमें सस्पेक्शन है कि वो कोरोना पेशेंट्स हो सकते हैं, उनमें ट्रैवल हिस्ट्री है या वो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जो कि बाहर से ट्रैवल करके आया है या कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे पर्सन्स को हम 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करेंगे। 5th डे हम उसका पहला सैंपल कलेक्ट करेंगे, 14th डे हम उसका दूसरा सैंपल कलेक्ट करेंगे और दोनों ही सैंपल अगर निगेटिव आते हैं तो हम उसको निगेटिव ट्रीट करेंगे और अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम उसको शिफ्ट करेंगे टू द आइसोलेशन वार्ड। इन आइसोलेशन वार्ड हमें पहले से पता रहेगा कि ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, हमें उसके साथ उसी तरह से बिहेव करना है, उसी तरह से उसको ट्रीट करना है। और कोरोना पॉजिटिव केसेस में आइसोलेशन वार्ड में जब उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, हमें लगेगा उसको टेस्ट करने के लिए, तब हम उसको पहला सैंपल लेंगे और उसके 24 आवर्स बाद दूसरा सैंपल लेंगे। अगर दोनों ही सैंपल्स निगेटिव आते हैं तो हम उसको कोरोना निगेटिव पेशेंट कहेंगे, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट हम जारी रखेंगे। दूसरा टॉपिक आता है पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। तो पीपीई किट के बारे में जानने के पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं पीपीई किट में, दैट इज़ डॉनिंग एंड डॉफिंग। व्हाट इज़ इट? डॉनिंग मीन्स पीपीई किट को पहनना और डॉफिंग मीन्स पीपीई किट को उतारना। इन आइसोलेशन वार्ड डॉनिंग, देयर इज डॉनिंग एंड डॉफिंग एरिया which are totally separated from one another. डॉनिंग एरिया पेशेंट जहाँ पर होगा उसके लेफ्ट साइड में होगा और डॉफिंग एरिया उसके राइट साइड में होगा। तो डॉनिंग एरिया जो होगा उसके सामान और डॉफिंग एरिया के सामान कभी भी आपस में मिक्स नहीं करने हैं। डॉनिंग एरिया में जाने से पहले या डॉनिंग एरिया में पीपीई किट पहनने के पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात हैं जो हमें रखने हैं। क्या हैं वो? सबसे पहले तो अपने घर के पहने हुए कपड़े रिमूव करें, हॉस्पिटल के क्लोथ्स पहने। दूसरा, ज्वेलरी, वॉचेस के अलावा आपने अगर कुछ पहन रखा है तो उसको निकाल दें, क्योंकि ये कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। अपने आप को क्लीन शेव रखना है, क्योंकि जो N95 मास्क है वो पहनने में एयर जा सकती है अंदर। अगर आपके ब्रीड है तो ये चांसेस हैं कि कहीं से लीकेज हो, एयर कहीं से जा सकती है और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो सबसे पहले आपको सारे अपने ज्वेलरीज निकाल देनी है, क्लीन शेव होना है, अपने क्लोथ्स, हॉस्पिटल के क्लोथ्स पहन लेने हैं। उसके बाद आपको हैंड अपने सैनिटाइज करना है, शू कवर पहनना है। शू कवर पहनते समय ये ध्यान रखना है कि शू कवर ना तो ज़्यादा ढीला हो और ना ज़्यादा टाइट हो, जिससे आपको बाद में उतारने में इसको दिक्कत हो। उसके बाद फर्स्ट पेयर ऑफ द हैंड ग्लव्स आपको पहनने हैं। उसके बाद नॉन परमेबल गाउन एक पहनना है। अगर आपका गाउन परमेबल है तो आप अंदर एक प्लास्टिक शीट भी पहन सकते हैं। उसके बाद कुछ गाउन्स होंगे जिसमें नेक कवर नहीं है, अगर तो आप नेक कवर पहने। नेक कवर के लिए अगर आपके पास प्रॉपर नेक कवर नहीं है तो आप टॉवेल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप N95 मास्क पहनिए। N95 मास्क पहनते समय सबसे पहले लोअर स्ट्रिंग ऑफ द मास्क को ऊपर उठाइए, उसके बाद अपर स्ट्रिंग ऑफ द मास्क पहनिए और
उसमें ब्लो करके देखिए, फूंक करके देखिए आप कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपका N95 मास्क पूरी तरह से इंटैक्ट होना चाहिए, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। उसके साथ में ये तो डॉनिंग तो पेशेंट्स के सामने जाने से पहले ये अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि आपका N95 मास्क ठीक से फिट है। उसके बाद आप आई कवर पहनिए, हुड पहनिए सर पर, और सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स पहनिए। तो अब आप तैयार हैं पेशेंट के पास जाने के लिए डॉनिंग एरिया से। पेशेंट को आप ट्रीट करिए। उसके बाद आते हैं, जब आप बाहर निकलेंगे उस एरिया से, डॉफिंग एरिया में आएंगे, तब डॉफिंग के भी कुछ प्रोसीजर हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और डॉफिंग बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ड्रेस में कोरोनल इन्फेक्शन है। इसलिए डॉफिंग के हर स्टेप के बाद आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। आपको अपने हाथ अच्छी तरह से अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, जिसमें कि 70% कम से कम अल्कोहल होना चाहिए, उससे सैनिटाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसइंफेक्ट योर हैंड, देन रिमूव द शू कवर, देन आउटर ग्लव्स रिमूव आप करेंगे। उसके बाद अपना हुड रिमूव करेंगे, नेक कवर आप रिमूव करेंगे, गाउन रिमूव करेंगे, आई पीसेस रिमूव करेंगे। उसके बाद आप N95 मास्क अपना रिमूव करेंगे। और N95 मास्क रिमूव करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपको N95 मास्क टच नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको उसको टच नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रिंग से ही निकालना है। उसके बाद आप अपने शूज़ क्लीन करेंगे विद अल्कोहल। उसके बाद आप अपने ग्लव्स रिमूव करेंगे और हैंड सैनिटाइज करेंगे। अब जैसे ही आपने सारे प्रोसीजर कर लिए, आप वहाँ पर हॉस्पिटल में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, आप सीधे जाएंगे, बात करेंगे, और बात करने के बाद आप बात करेंगे और सर पे शैम्पू करेंगे। अपने क्लोथ्स को सबसे पहले डिसइंफेक्ट करेंगे विद 1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, देन उसको वॉश करेंगे डिटर्जेंट में और उसको सूखने के लिए सनलाइट में डाल देंगे। तो आइए बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट हमें पेशेंट का दोनों ही प्लेन में करना है, मेंटल प्लेन एंड फिजिकल प्लेन में। मेंटली पेशेंट एंशियस है, वरी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, तो द बेस्ट मेडिसिन वी हैव फॉर दिस इज़ होप। हमें पेशेंट के अंदर आशा की किरण जगानी है, उसको निराश नहीं होने देना है, कि आशा की एक किरण जगाएंगे कि तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा विश्वास उसको दिलाएंगे। उसको अपने द्वारा ट्रीट किए हुए केसेस दिखाएंगे, उसको जो एक्चुअल डाटा है वो दिखाएंगे। इधर उधर के रूमर्स से पेशेंट को बचाना है। दूसरा, पेशेंट को हमें बोर नहीं होने देना है। पेशेंट को पास मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, लैपटॉप्स होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से संपर्क में रहे, क्योंकि इस बीमारी में उसको इन सब से दूर कर दिया गया है और इस समय उसको इन सब की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें रिकमेंड करने हैं पेशेंट के लिए, कि वो प्रॉपर स्लीप ले, योगा करे, मेडिटेशन करे, प्रॉपर सनलाइट ले, विटामिन सी रिच फ्रूट्स ले और ठंडी चीज़ों से बचे। ठंडे में नहीं रहना है, एसी में नहीं रहना है और ठंडा नहीं खाना है, नहीं पीना है। प्रॉपरली वेंटिलेटेड रूम में रहना है और अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सप्लाई करना है और वेंटिलेटर्स पे रखना है। अब बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस की। कौन सी मेडिसिन से हम कोरोना होने के पहले दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो इन एलोपैथिक द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ is recommended only for the healthcare workers who are very close to the contact of the patient
which are positive or suspected to the corona. Only in those patients we have to recommend the hydroxychloroquine, not to the general healthcare workers. Dose 400 mg BD on first day, followed by 400 mg once in a week for 7 weeks. In homeopathy, as we all know, according to nature's law of cure, अगर कोई दवा सिमिलर सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी में, डिजीज़ के जैसे आर्टिफिशियल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी में, तभी वो प्रोफाइलैक्टिक की तरह से एक्ट कर सकती है. तो व्हाट आर द सिम्टम्स? इन मेंटल स्टेज, इन मेंटल वी सी द पेशेंट इज एंग्जाइटी, worry, especially about his own health, and in physical state we see fever, cough, dyspnea and fatigue. So according to the CCRH, after repatriation, the first medicine which came is arsenic album. CCRH ने arsenic album 30 recommend की है for the 3 consecutive days, 1 dose 3 consecutive days, and it may be repeated after 15 days until the infection persists in the society. अब बात आती है मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी. एज वी ऑल नो, the disease has 3 stages, so we have the medicines for each and every stage. Still lot of work, lot of research have to be done in this case for our homeopathy system of medicine. अभी और रिसर्च करनी बाकी है, और ज़्यादा हमें रिसर्च करनी है to get the good result and to obtain the best possible medicines. अभी हमारे पास स्टेज 1 के लिए जो मेडिसिन हैं, जो रिकमेंडेड मेडिसिन हैं, वो हैं आर्सेनिक एल्बम, जलसीमियम, फेरमफॉस, इपिकॉक, फॉस्फोरस, बेलाडोना, एलियम सीपा, इन्फ्लुएंजिनम, यूपिटोरियम पर्फ. इस तरह की मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को ठीक करने के लिए. इन सेकंड स्टेज ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि 14% केसेस शिफ्ट होते हैं टू द सेकंड स्टेज, उनके लिए ब्रोनिया, रेस्टॉक्स, कालीबाइक्रोम, स्टेनम, जस्टिसिया और मर्कसॉल जैसी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं. थर्ड स्टेज में 5% ऑफ पेशेंट्स थर्ड स्टेज में जाते हैं, जिसमें कि रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स हो सकता है. ऐसे पेशेंट्स को भी होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा सिम्टमेटिकली मैनेज किया जा सकता है, जो मेडिसिन के नाम हैं कैम्फर, वेरेट्रम वेराइड, कार्बोवेज एंड सिकेलकॉर. इनको देने से हम पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं, उनको आराम पहुंचा सकते हैं. कुछ शॉर्ट मेडिसिन भी हैं जो हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं इस तरह के केसेस को ठीक करने के लिए. इनमें लोबेलिया परप्यूरेंसिस, सोलेनियम एसिटिकम, मस्टर्ड गैस, सपोनेरिया, पॉपुलस इंडिकस जैसी मेडिसिन आ सकती हैं. चूँकि हमारी प्रदेश सरकार ने कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को भी रिकमेंड किया है, इसलिए यहाँ पर आइए उसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं. कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में हम जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, जो रिकवर हो गए हैं कोविड-19 डिजीज़ से, उनका प्लाज्मा हम लेते हैं, उनका एंटीबॉडीज़ लेते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द क्रिटिकल पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स. बात करते हैं रिकवरी टाइम ऑफ द डिज़ीज़ की. तो माइल्ड केसेस में पेशेंट 2 हफ्ते में रिकवर कर जाता है, जबकि सीवियर केसेस में डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स पेशेंट 3 से 6 हफ्ते में रिकवर कर जाता है. इसकी
फैटल्टी या मॉर्टलिटी रेट इस डिज़ीज़ की है 3.4, जो कि डेफिनेटली इंक्रीज़ करती है विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसकी फैटल्टी या मॉर्टलिटी रेट इंक्रीज़ कर सकती है। 3.4 मॉर्टलिटी रेट का मतलब है कि अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं इस डिज़ीज़ से तो केवल 3 या 4 लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी जानकारी कोविड के विषय में जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आपने देखा कि कोविड से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ सावधानियां हैं जिनको हमको रखना है और उन सावधानियों के साथ हम इसके साथ रह सकते हैं। जैसे हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है 6 फीट का, मास्क लगा के रखना है, आई कवर लगा के रखना है, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, हैंड वॉश करना है, कॉपर के बर्तनों में ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है बाय योगा, बाय एक्सरसाइज। हल्दी युक्त दूध भी हम पी सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा पी सकते हैं। इसके लिए हम कफ एटिकेट्स डेवलप करने हैं। सरफेस जो ज़्यादा कांटेक्ट में आती हैं उनको क्लीन रखना है, डिसइंफेक्ट रखना है। शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी जालौन, आप सबको कोविड गुड बाय करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।